नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स की, जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है, और ये बदलाव क्या है चलिए जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। देखिए, जब भी मैं वन लाइनर फैक्ट्स आप लोगों के लिए एकत्रित करता हूँ, तो उस समय मेरे माइंड पर एक थोड़ा सा दबाव रहता है कि जो मैं फैक्ट्स ले रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है, या कितने अधिक महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखता हूँ। लेकिन जब वही फैक्ट्स सारे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, उनकी फ्रेमिंग कर लेता हूँ, और जब भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो अक्सर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन वहाँ पे उठते हैं। और ये ऐसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं क्या करने वाला हूँ कि जो फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो तो मैं आपसे शेयर ही करूँगा। साथ ही साथ अगर वहाँ से अन्य कोई क्वेश्चन उस फैक्ट से बन रहा होगा तो वो भी क्वेश्चन वो क्या हो सकता है मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर उसका जवाब आपको मालूम है तो आप कमेंट में, वीडियो रोक के तुरंत कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर भी साथ में बैठ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं उन सब के जवाब मैं आप लोगों के साथ, या उन सबकी जानकारी और उससे संबंधित अन्य फैक्ट्स को लेकर के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आई होप कि ये मेथड इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और पहला जो वाला फैक्ट्स है वो है डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग पर स्थित है। और ये जो डाफला पहाड़ियाँ है ना दोस्तों, ये पूरी एक पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो इस तरीके से हमने देखा ये कहाँ पर स्थित है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के पश्चिमी भाग पर स्थित है। ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा मैप की मदद लें। देखिए, जब मैप की आप मदद लेते हो तो आपको और आसानी से तैयारी आपकी और अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अगर पश्चिमी सीमा पर असम और अरुणाचल की डाफला पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसके अन्य दिशाओं में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, इन पर भी हमें एक नज़र जरूर डाल लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, मिसमी पहाड़ियाँ। मिसमी पहाड़ियाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, और ये पूर्वांचल पहाड़ियों की सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उनमें से अगर बात पूछा जाए कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो मिसमी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। मिसमी पहाड़ियाँ पर मुख्यतः चीड़ और बांस के जंगल पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मिसमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम डाफा बाम है। इन्हीं मिसमी पहाड़ियों पर मिसमी जाति का निवास स्थान भी है। अगले पॉइंट में देखते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ पर स्थित है, तो दोदा बेटा जो पर्वत है ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिर पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है डोडा बेटा ही है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,652 फीट है। चोटी के चारों ओर एक आरक्षित वन क्षेत्र भी है। और चूँकि आरक्षित वन क्षेत्र है, तो अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट यहाँ पे स्थित है। तो दोदा बेटा जो है पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। देखिए, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भारत के सामान्य भूगोल से और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से भी। तो इनको आपको जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए अगर भारत का सामान्य भूगोल आपके जीके जीएस के पाठ्यक्रम में है तो। अगली जो पहाड़ियाँ हैं वो है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक पूरा समूह है। और जो कार्बी आंगलोंग पठार है, ठीक है, जो मिकिर पहाड़ियाँ वो कार्बी आंगलोंग पठार का ही हिस्सा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यहाँ देखिए यूनेस्को संबंधित कई क्वेश्चन बन सकते हैं।
यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और भारत की वो पहली ठीक है विश्व धरोहर कौन सी है जिसे यूनेस्को के द्वारा भारत में पहली विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन सकते हैं यूनेस्को के को लेकर। अब एलिफेंटा गुफाओं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसके आगे भी कुछ फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित, पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जरूर बन रहा है आपको ये कमेंट, अगर आपको जानकारी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि यूनेस्को के द्वारा भारत में वह पहली विश्व धरोहर कौन सी है, वो धरोहर कौन सी है जिसे यूनेस्को ने सर्वप्रथम विश्व धरोहर घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मालूम है जवाब तो कमेंट आप कीजिएगा। अगला पॉइंट है, भारत का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर झारखंड में है और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी या की गई थी। अच्छा ये बताइए, चूंकि विश्वविद्यालय है तो इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, और जीबी पंत, ठीक, इनका कृषि में क्या योगदान रहा है, इसको भी आप अगर हो सके तो एक सरसरी निगाह जरूर डाल लीजिएगा। एलिफेंटा गुफाएं, जैसे हमने कहा था कि मुझे मालूम था कि जो एलिफेंटा गुफाएं, इससे कुछ फैक्ट्स मैंने और लिए हुए हैं। तो अगला पॉइंट आ गया है कि एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। और एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है, यानी जो पत्थर है, गुफाएं पर्वत को काट के बनाई गई है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर भगवान शिव की विभिन्न आकृतियाँ, और मैं जैसा मुझे जानकारी है कि पार्वती और शिव का जो एक ही में चित्र है अर्धनारीश्वर, वो भी उकेरा गया, और भी बहुत सारी जो है वहाँ पर भगवान शंकर से संबंधित मूर्तियाँ हैं। एलिफेंटा में देखिए कुल 7 गुफाएं हैं। इनमें जो शुरू की 5 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और अंत की 2 गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था उस समय किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का था। ठीक, और 8 ही वर्ष हुए थे उन्हें अजातशत्रु को शासन करते हुए। और यहाँ पर रेस, इसका फुल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भारत में आयकर अधिनियम 1961 कब से प्रभावी हुआ था, तो भारत में आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था। एंड जो आयकर अधिनियम 1961 था उसमें कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। अब यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें कौन थे, तो जैसा आप लोग जानते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1953 से लेकर के 1955 तक। कॉप का क्या अर्थ है, कॉप यानी COP, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और यह सम्मेलन, और इस सम्मेलन में उन देशों द्वारा भाग लिया जाता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी जिसको शॉर्ट में हम लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, और इसे 1994 में लागू किया गया था। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, किसने इसको प्रारंभ किया था, ये केवल भारत में ही प्रारंभ हुआ था या विदेश में भी प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ से इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपको जिनके उत्तर मालूम है आप कमेंट कीजिएगा। अगला, फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो सेना तैयार की गई थी उसका नाम था फ्री इंडिया लीजन।
कब तैयार किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, कब समाप्त हुआ था? और द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? ये क्वेश्चन यहाँ से दो निकल के आ रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको या कमेंट कीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम दादा भाई नौरोजी को किसने दिया था? किसने भाई? किसी ने तो पहली बार कहा होगा नहीं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिसको हम शामिल करेंगे आगे। अगला है इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ जिन्हें हम एला माला के नाम से भी जानते हैं, यानी दक्षिण में इनको एला माला के नाम से लोग वहाँ के जो लोग हैं कहते हैं, और जनरल हम लोग अपनी भाषा में से इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। और ये दक्षिण भारत की पूरी पर्वत श्रृंखला है और भारत के केरल के इडुक्की जिले में स्थित दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा भी है। इलायची पहाड़ियों की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो यह है 2637 मीटर के आसपास। और अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी चोटी वह स्थान है जहाँ इलायची, अनाईमलाई और पलानी पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह स्थान है। कौन सा? अनाईमुडी चोटी। ठीक है, तो अनाईमुडी चोटी वह स्थान है जहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ, अनाईमलाई और पलानी पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी इलायची पहाड़ियों के केंद्र में ही स्थित है। पश्चिमी घाट और पेरियार उप समूह सहित यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, यानी इस पूरी उप समूह को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। किस वर्ष किया गया है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे। पागलपंथी और धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में कमर शाह द्वारा चलाया गया था। किस वर्ष चलाया गया था? कमर शाह का शासनकाल क्या था? ये दो क्वेश्चन यहाँ से और बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जाए। 1815 ईस्वी में एकेश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का भी गठन किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतर कर उसका नामकरण अनुवार-ए-सुहैली किया। अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल किसके शासनकाल से संबंधित थे? किस वर्ष इन्होंने जो है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नामकरण जो है अनुवार-ए-सुहैली के रूप में किया गया था। तो कुछ फैक्ट्स और भी बन रहे हैं। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसमें 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया। देखिए, अगर आप में से कोई लोग बीच में वीडियो सुन रहे हैं तो कई सारे मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिनके मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इनके जवाब अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके ज्ञान का मूल्यांकन हो सकेगा, थोड़ा सा रिकॉल हो सकेंगी चीज़ें, आपका रिविज़न हो सकेगा। और अगर नहीं मालूम है तो आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पढ़ाते हुए मेरे माइंड में आ रहे हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इनका जवाब कलेक्ट करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में और 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की कप्तानी किसने की थी, या उस जो ये मैच खेला गया था उसमें भारत की टीम का कप्तान कौन था? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप में से क्रिकेट बहुत सारे लोग काफ़ी पसंदीदा खेल है आप लोगों का, तो कमेंट कीजिए अगर आपको जानकारी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। और पॉवर्टी, गरीबी के संबंधित तो बहुत सारी योजनाएं भारत में चलाई गई हैं। लगभग हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एक आधार होता था,
और चाहे पिछली सरकारें हो या वर्तमान सरकारें हो, आज भी गरीबों की चर्चा हो ही रही, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। तो ये पूर्णतया गरीबी को तो समाप्त कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से जैसे कि करप्शन को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है, और ये आज की बात नहीं है। आचार्य चाणक्य ने आज से 2300-2400 साल पहले बताए 40 प्रकार बताए थे उन्होंने भ्रष्टाचार के, और तब भी उन्होंने कहा, ये अपनी बात कही थी कि जो भ्रष्टाचार है उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, हालांकि उसको कम काफ़ी हद तक किया जा सकता है। लाइफ हाई की खोज 2011 में हेराल्ड हॉस ने की थी, और हेराल्ड हॉस कौन थे? स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। लाइफ हाई 10 प्रकाश संचार वीएलसी पर आधारित है। लाइफ हाई की तकनीक में लैंप, ड्राइवर, फोटो डिटेक्टर और एलईडी लैंप का उपयोग किया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह थे, और इनको 1959 में जो है पद्मश्री दिया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर हम बात करें तो हापुड़ है। अच्छा, यहाँ तो ये क्वेश्चन हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए सबसे छोटा जिला तो कौन सा होगा? और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला आबादी वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? और सर्वाधिक महिला आबादी प्रतिशत वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब मालूम है कमेंट कीजिए, अगर आप नोट डाउन करना है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जवाब मिलेंगे। प्रश्नावली के प्रकार देखिए, प्रश्नावली कई प्रकार की होती है। क्वेश्चन आया, बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रयुक्त प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली इत्यादि। सार्थक क्लासेस नोट्स मिलेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये किया गया था पुनर्निर्माण भीमदेव के द्वारा। महमूद गजनी के हमले के बाद की बात की, वैसे महमूद गजनी का ये हमला किस वर्ष हुआ था? फिर एक सा क्वेश्चन, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो ये अनुशीलन समिति को बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कहा जाता है। और वारिंद घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1907 में। किसके द्वारा किया गया था? तो वारिंद घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से किया गया था। ठीक है। भारत में पहली बार एक प्रतिनिधि संस्थान पेश किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यदि सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है, जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे सार्थक क्लासेस ऐप के माध्यम से या हमारे साथ बैच में जुड़े हुए जो लोग, तो जब ऑप्शन की फ्रेमिंग की जाती है ना, तो यहाँ पर जैसे ना भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, तो इसी के आसपास रख देते हैं 1861, 1871, 1881, 1891। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जो डेट है उनको थोड़ा सा बिल्कुल सही से माइंड में बैठाना और उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो ये दोनों कंप्यूटर की बात हो रही, तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डाटा लिंक शेयर की जो लेयर है वो पाई जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है कंप्यूटर में? तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। कबड्डी की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक तमिल क्षेत्र में हुई थी। अच्छा, कबड्डी की उत्पत्ति हमने यहाँ बात कर ली कि भारत में हुई थी। और कौन कौन से कम से कम 2 खेल के नाम बताइए अगर आपको जानकारी, जिनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। कबड्डी शब्द तमिल शब्द काय पीढ़ी से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। और कबड्डी में तो आप लोगों ने भी खेला होगा, कबड्डी जरूर खेले होगे, बचपन में तो खेलता था। और कुछ और जो हम लोग यहाँ बचपन में खेल होता था ना कबड्डी, वो जूते खेत में हम लोग खेलते थे। तो गांव में बचपन बीता है, तो आप लोगों में से जिनका जीवन गांव में बीता होगा उन लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। हालांकि शहर में भी मेरा बच्चा है, स्कूल जाता है, उनके स्कूल में कबड्डी खिलाई जाती है।
तो आप लोग भी कबड्डी खेल से संबंधित होगी, काफ़ी अच्छा खेल है, जरूर खेला करिए। और अच्छा एक क्वेश्चन है, कबड्डी में बात करें, ये बताइए कि कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, पूछा जा सकता है, जानकारी भी हमें होनी चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा की गई थी। वह नेटवर्किंग उपकरण जिसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने में किया जाता है क्या कहलाता है, तो राउटर कहलाता है। एलिवेशन ने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। देखिए फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसको शामिल किया। लेकिन एक तो क्वेश्चन फिर बन गया ना यहाँ से कि एलिवेशन ने ये कब कहा था, किस घटना के दौरान कहा था, या किस भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। देखिए ये पूरा फैक्ट्स है, हम लोग इसको जीके में अगर पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि इस पूरे फैक्ट्स को उन्होंने कहीं ना कहीं किसी घटना के दौरान या किसी अपने भाषण के दौरान कहा होगा, बंद कमरे में तो नहीं कहा होगा अपने मन से। तो वो कौन सी घटना थी जब एलिवेशन ने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ और जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध सिंगरौली उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। देखिए अभी जैसे मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग हर पॉइंट में कुछ नए क्वेश्चन, पॉइंटर वन हो एक होता है, क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। अभी ज़रूर आपको थोड़ा सा उलझन हो रही होगी, लेकिन ये अगर इस तरीके से तैयारी करना हम लोग स्टार्ट कर दें कि जो भी हम एक पॉइंट लें उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको नोट डाउन करते जाएं और उससे और आगे हम बढ़ते चले जाएं। देखिए अगर जवाब हमें आ रहा तो इसका मतलब अच्छा है, अगर हमें जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट हमारा वीक है। और जब क्वेश्चन से आप क्वेश्चन निकालते हैं ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं और उस कंडीशन में आप बेवजह की बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से बच जाते हैं। तो वन लाइनर से तैयारी करने का भी अपना एक जो है अलग उसका रिजल्ट आपको मिलता है और आपको जो स्कोरिंग पावर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और माइंड काफ़ी तेज़ी से चलने लगता है। ठीक, तो आई होप कि इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जो सिंपल वाला फैक्ट्स हम शेयर कर रहे हैं वो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन अगर आपको बेहतर करना है, कंपटीशन है, आपको अपने दूसरों से बेहतर स्कोर आपको करना है, आपको बेहतर ले जाना और अपने को आपको सिक्योर करना, अपनी लाइफ को आपको सिक्योर करनी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और अगर है भी तो उसको आप अपनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि न्यूज़ में आप देख रहे होंगे जो गलत करेंगे उनका स्थान कहाँ है, वो आज नहीं तो कल गलत गलत ही होगा, पकड़ा जरूर जाएगा। ठीक है, ईश्वर क्या देर है, देर नहीं, तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अलर्ट रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम जो है हमेशा मीठा होता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूलशंकर, के द्वारा अप्रैल 1875 में मुंबई में की गई थी। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था और किस शहर में हुआ था। एक अन्य क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और अकेले दयानंद सरस्वती जी ने इनके मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी या इनके कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी लोग भी थे। महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा राज्य में स्थित है कि दक्षिण में महेंद्रगिरी चोटी, जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली चोटी आपने पढ़ी होगी ना, तो आप सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन बन गया। देखिए इसे क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो माइंड में आपके तुरंत आ जाएगा, और अगर आपने पढ़ा और माइंड में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा था वो आपने सही से नहीं पढ़ा, वो आपके एग्जाम के दौरान भी भूल जाएगा, तो उसको आपको फिर से देख लेना है। कोशिश कीजिए जितने आपको आते हैं, अन्यथा मैं इस वीडियो को मैं देखिए मैंने कहीं नोट डाउन नहीं किए थे, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। इस वीडियो को फिर मैं बैठूंगा, मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट करूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे मैं उनको सुनूंगा अपने इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, और फिर उन पर मैं होमवर्क करूँगा, फिर वो पूरा मैं डेटा कलेक्ट करके फिर लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। लेकिन और आप कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आप कमेंट कर देंगे जो आपको याद आ रहा है तो जब मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो उस समय आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, आपने जो जवाब दिया था वो सही दिया था कि नहीं दिया था।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त कार्य है। ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर आगे क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, या मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। तो देख लेना इसको आप। और देश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बेंगलुरु में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC, जिसको हम नैक के नाम से पुकारते हैं, की स्थापना की गई थी सितंबर 1994 में। 2 क्वेश्चन मैंने निकाले, मैं भी जब इसको बना रहा था मैंने देखा भी और नाम भी मैंने चेक किए, लेकिन मैंने नाम यहाँ पर नहीं दिए। चेयरमैन और डायरेक्टर कौन है, मतलब मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वीडियो में देख के मैं बोल दूंगा और वीडियो मान लीजिए आप देख रहे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, तब तक ये नाम जो है बदल जाएंगे, तो ये अपडेट करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप इनको देख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले देख के भी जाइएगा। अगर हायर एजुकेशन संबंधित जीके या जीएस आपके पाठ्यक्रम में है तो ये दोनों चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द नेक इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, कुछ छोटे से फैक्ट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी स्पीड आप सेटिंग में जाकर बढ़ा लीजिएगा, तो तेज़ी से आपका कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।